ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी। गद्य का आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, उपभोक्तावादी की संस्कृति, जिसे लिखा है श्यामचरण दुबे ने। तो हमेशा की तरह हम पहले पाठ पढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति पर निबंध जो है वो बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, सिर्फ उसके चमक दमक पर है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाह से देखते हैं। जैसे हेमा मालिनी या माधुरी दीक्षित लक्ष्य का प्रचार करती हैं, तो ये बड़े वर्ग के लोग उस चीज़ को प्रचार करते हैं जिसको कि सामान्य वर्ग के लोग या छोटे लोग उसको देख करके लालच में पड़ करके उसको खरीदते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, उसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम लोग अब पाठ को पढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद यानी कि आजकल के समाज में जो हम लोग खान पान का उत्पादन जो है समाज में पहनाने के लिए और या हमारे जीवन में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जो हम लोग खरीदते हैं, उनको जो खरीद कर लाते हैं, उसके बारे में इसके पाठ में बताया गया है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यहाँ पे सुख की व्याख्या बदल गई है। आज पहले के समय में सुख की का जो मानना था वो अलग तरीके की, मन की शांति होना, घर में शांति, संपन्न 2 समय का खाना आराम से मिलना, ये एक आदमी का मूल सुख था। लेकिन आज के समय में सुख का जो व्याख्या बदल गया है, मतलब कि आज हमारे घर में जीवन शैली में परिवर्तन हो गया है। हमारे घर में तरह तरह के नए नए जो भी प्रचार में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें घर में होना, वो हमारे लिए सुख का माध्यम बन गए हैं। यानी मनुष्य वास्तव में सुख तब ढूंढता है, प्राप्त करता है जब वो बाहर के लोगों के साथ में अपनी तुलना करता है और उसके पास वो सारी चीज़ें होती है जो आज के चमक दमक के तरीके से दिखाई जाती है, तो वो मनुष्य अपना सही सुख उसको मानता है और अनजाने में यह भूल जाता है कि वो सुख को प्राप्त करने में उसका अपना चरित्र भी बदल रहा है। हमारे समाज की संस्कृति के में भी बदलाव उसके वजह से आ जाता है।
विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है और आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी है। विलासिता की सामग्री यानी हमारे भोग विलास की सुख सुविधाओं की सामग्री से बाजार पड़ा हुआ है। जैसे पहले लोग मसाला पीसने के लिए हाथों से पीसते थे, प्याज काटने के लिए हम लोग चाकू वगैरह का, तो अभी प्याज काटने के लिए भी अलग तरीके का मशीन, आटा गूंथने का मशीन, रोटी बनाने का मशीन। तो इसी तरीके से घर में तरह तरह के सजावट करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें, आरामदायक चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आ गई है। तो उसको, और ये सारी सामग्री हम मनुष्य के मन में लालच पैदा करती है और उसको खरीदने का मन में सबकी इच्छा होती है। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़े को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि मतलब अगर एक पेस्ट का ही हम ले लेते हैं, टूथपेस्ट का, तो हमारे आप लोग भी देखे होंगे कि टीवी पे तरह तरह का प्रचार आता है। तो उसमें कोई दांतों को चमकीला बना देता है, तो कोई मसूड़ों को मजबूत करता है, तो किसी में कहते हैं कि इसमें नमक है, तो किसी में कहते हैं कि इसमें नीम और बबूल के गुण भरे पड़े हैं, तो किसी में को ऐसा होता है कि वो हमारी पूर्ण सुरक्षा देता है। तो ये सारी चीज़ें तो है पेस्ट को। अब उसमें आदमी फंस जाता है उलझनों में कि हम कौन सा, चलो पहले अगर हम नीम बबूल वाला ख़रीद लिए तो हो सकता है उससे भी अच्छा ये नमक वाला हो। तो इस तरीके से वो विलासिता की चीज़ों में आगे आगे अलग तरीके का ब्रांड आने पर वो उसमें उलझता जाता है। अब पेस्ट अच्छा ले लिया तो उसके लिए फिर ब्रश अच्छा होना चाहिए, और ब्रश में फिर हर एक एंगल का बताता है, ये पूरे आपके दांत के कोने कोने में पहुंचकर सफाई करेगा, इस तरह से उसकी पहुंच के बारे में बताता है। कोई कहता है कि ये आपके दांतों को आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाए बगैर आपका दांत साफ कर देगा। इस तरीके से सफाई की क्षमता में भी अलग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सब विज्ञापन में बताते हैं। तो एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश फिर चाहिए। अब ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो फिर अब उसके बाद आप का मुंह साफ़ करने के लिए माउथ वॉश का फिर प्रचार करने लगे। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। मतलब हम जो अच्छा प्रचार में दिख रहा है वही हम खरीदना चाहेंगे, लोकल ब्रांड नहीं खरीदना चाहेंगे। और इस तरीके से पहले दांत साफ़ करने के लिए लोग खाली दातुन का ही उपयोग कर लेता था, वो ब्रश का भी और पेस्ट का भी काम कर जाता था। अभी पेस्ट भी लो, ब्रश भी लो और उसके साथ साथ में माउथ वॉश भी, यानी हमारी खर्चे बढ़ते जाते हैं। अब सौंदर्य प्रसाधन में ही ले लीजिए तो हर महीने उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बना हुआ साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अभी जैसे हमने पहले आपको बताया कि साबुन ही ले लीजिए, तो साबुन में भी तरह तरह की चीज़ें बता देते हैं कि कोई साबुन आपके शरीर को स्वच्छ रखेगा, कोई तरोताज़ा रखेगा, कोई मुलायम रखेगा। तो इस तरीके से उपभोक्तावाद संस्कृति में यह तरह तरह की चीज़ें आती जाती है और उसमें मानव उलझता जाता है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है।
तो मतलब कि अगर हम अच्छा चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आजकल के विज्ञापन में दिखा रहा है, तो वो बड़े घर के लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बराबरी करने के लिए सामान्य वर्ग के लोग भी उस चीज़ का उपयोग करते हैं। और अगर वो उस चीज़ का उनके पास कमी हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से सुखी नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ों का होना उनको अपने एक तरीके से उनके सुख की व्याख्या के रूप में उनको जाना जाता है। और इसमें अब महिला ही नहीं, पुरुष भी इसमें इस दौड़ में लगे हुए हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। जैसे पहले फेयर एंड लवली और एक्स्ट्रा ऐसे और सी क्रीमें हैं जो सिर्फ लेडीज़ लोगों के नाम से ही जानी जाती थी कि लेडीज़ लगाती है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि लेडीज़ वाला नहीं लगाना है, अलग से जेंट्स के लिए निकल आया है। तो ये सब चीज़ें पहले जेंट्स लोग उतना यूज़ नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही, जिसमें पुरुष भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि कहीं काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यानी आज के समय में अभी आप मोबाइल ही ले लीजिए, तो मोबाइल भले यूज़ करने आए ना आए, भले सिर्फ उसका फंक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी फैशन के तौर पे वो महंगा से महंगा मोबाइल रखना लोग अपनी शान की बात समझते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारा होगा और मन ध्वनि में निरंतर संगीत। यानी कि यहाँ पे लेखक का कहना है कि यहाँ पे लोग दिखावा और विलासिता के कारण इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो 5 सितारा का नाम जुड़ जाने से भले वो महंगे और खर्चीले हैं, लेकिन अपना शान समाज में स्थापित करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। बीमार पड़े हैं तो वो तो आपका किसी भी हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, लेकिन अगर 5 सितारा हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे एक अलग प्रतिष्ठा बनेगी, लोगों के बीच उनका समाज में रुतबा बढ़ेगा। ये चीज़ सोच करके वो ये सब चीज़ का काम करते हैं। तो अभी ये अपने देश में तो नहीं, लेकिन अमेरिका वगैरह में मरने के बाद भी उन लोग अपने कब्र का व्यवस्था पहले से कर देते हैं। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी उसकी भी व्यवस्था पहले से उन लोग बुकिंग कर देते हैं कि हरी घास, फाउंटेन यानी फव्वारे, मंद ध्वनि में संगीत चलता रहे, इस तरीके की व्यवस्था वो पहले से कर लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें विदेशों में हैं कि मरने के बाद वो अपना प्रबंध कर लेते हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब यहाँ पे अगर संभ्रांत परिवार के लोग इस चीज़ को करते हैं तो उसको करने में सामान्य जन लोग जो हैं वो अपनी प्रतिष्ठा की बात समझते हैं और उसको करने की चाह मन में रखते हैं। अब विषय की गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है?
सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। यानी हमारी संस्कृति पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, उसमें गिरावट आई है। परंपरा जो है हमारा वो बदलता जा रहा है, उसका मूल्य घटता जा रहा है। आस्था जो पहले लोग जैसे भगवान में आस्था रखते थे, माता पिता की सेवा में अपना आस्था रखते थे, भाईचारे की उनके मन में भावना थी, उसका भी हानि हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं और प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। यानी नई संस्कृति जो है वो अनुकरण की संस्कृति है। वो एक दूसरे का देख करके सिर्फ अनुकरण करती है, उसके पीछे चलती है। अभी दिमाग से अपना बुद्धिमानी से काम करना लोग बंद कर दिए हैं और आधुनिकता के झूठा जो भी दिखावा है उसको अपना रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी अपना हमारा दिशा जो है वो भूल जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी। यानी कि विज्ञापन और प्रसार के जो भी तंत्र हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल वगैरह जो भी है, जिसके माध्यम से विज्ञापन का प्रचार हमारे पास तक पहुंच रहा है, उसमें एक प्रकार की सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति है, जिससे हम बाहर के दिखावे को ज़्यादा अपनाने लगे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का नियंत्रण का जो शक्ति था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हमें जिस दिशा में चलना चाहिए हम दिशा भ्रमित होते जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञप्ति शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हैं, वे कूड़ा खाद्य है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जैसे बाहर का शीतल पेय हो गया, चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें जो है हमें थोड़े समय के लिए हमारे भूख को मिटा सकती है, लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि या बुद्धि का विकास करने के लिए नहीं है। ये कूड़ा के समान है और हमारे समाज में लोगों के बीच में दूरी बढ़ रही है। सामाजिक जो पहले कार्यक्रम होता था, लोगों के बीच मिलजुल कर लोग करता था, उसमें भी कमी आ रही है। समाज के वर्गों की दूरी कैसे बढ़ रही है कि लोग जैसे हर त्यौहार पे या समय समय पर खाली समय में लोग एक दूसरे से मिलने जाता था, अभी उसके लिए किसी के पास समय नहीं रहता है। जैसे गणपति हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सब में लोग एक दूसरे से मिल करके एक मंडप वगैरह का निर्माण करते थे। तो अब धीरे धीरे इसमें दूरी बढ़ते जा रही है। लोग एक दूसरे से मिल करके काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अगर इस तरीके से रहेगा तो एक दूसरे में कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से उन लोगों में अशांति बढ़ेगी, आक्रोश बढ़ेगा। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हटते जा रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? यानी कि व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, यानी मनुष्य अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लगा है, समाज के बारे में कम। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थ की बातें लोग अपने मन में रखते हैं कि हमारा किस में हमारा फ़ायदा हो, और लोग अपने उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं।
कि जो भी उनका विकास करने का जो भी उद्देश्य रहता है, ये विलासिता की भाव चीज़ों में विज्ञापन वाले चीज़ों को देख करके उनका दिमाग घूम जाता है और वो इस तरीके से अपने उद्देश्य से पीछे हट जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी कि स्वस्थ संस्कृति के प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखें का मतलब कि हम बाहर का के विकास के दौड़ में पीछे न रहें, लेकिन हाँ, विकास के लिए जो हम दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को न भूलें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी आजकल का जो उपभोक्तावाद संस्कृति है, यह हमारी सामाजिक संस्कृति और परंपरा पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाल रहा है, जिससे हमारी सामाजिक नींव को हिल जा रही है और यह हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे के रूप में सामने आ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये उपभोक्तावाद वाला चैप्टर ख़त्म होता है।